स्टूडियो में स्वागत है रिजर्व के लेफ्टिनेंट कर्नल जॉनथन कॉनरीकेज, फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो और पूर्व आईडीएफ अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता डैन पेरी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक व पूर्व एपी यूरोप व मिडिल ईस्ट एडिटर और सीनियर मिडिल ईस्ट संवाददाता एरियल ओजरान। सज्जनों, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। हम सब देख रहे हैं आगे क्या होगा। जॉनथन, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूं और जानना चाहती हूं कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच इस तथाकथित युद्ध विराम को लेकर आपका क्या नजरिया है। हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य में तनाव को देखते हुए ये स्थिति और कितने समय तक ऐसे ही चल सकती है? हाँ, हम सीख रहे हैं कि युद्ध विराम घटनाओं का वर्णन करने के लिए लचीला शब्द है। हमने ये लेबनान में सीखा, जहां युद्ध विराम सिर्फ नाम का है। असल में न दक्षिणी लेबनान और न उत्तरी इजराइल में लागू है। हिजबुल्लाह शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, इजराइल गतिविधियां कर रहा है, जबकि वॉशिंगटन और अन्य जगहों पर इसे युद्ध विराम कहा जाता है। हॉर्मुज़ में ईरानियों ने शायद वही चुना जो उन्हें लगता है कि अमेरिकी या अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में उनके खिलाफ सबसे कमजोर और सबसे आसान निशाना है, यानी यूएई। और उन्होंने कल यूएई पर काफ़ी बड़ा हमला किया। सौभाग्य से इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी फुज़ैरा और अन्य तेल से जुड़ी संपत्तियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। सवाल यह है कि क्या यूएई जवाबी कार्रवाई करेगा? क्या वे पहली बार सच में ईरानियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जैसा कि उन्होंने बस इतना इशारा किया है कि वे कम से कम ऐसा करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित मानते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि वे करेंगे। उन्हें लगभग 24 घंटे लगे और फिर उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें मूल रूप से कहा गया कि वे इस मामले को कूटनीतिक चैनलों के जरिए आगे बढ़ाएंगे। तो शायद नहीं, जो मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश के लिए अच्छी स्थिति है कि कोई लगातार हमला करता रहे और आप जवाबी कार्रवाई न करें। दूसरी बात, ये समझ आता है कि ईरानियों ने यूएई पर हमला क्यों किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे ऐसा करके बच निकल सकते हैं। इजराइल पर हमला करना, अमेरिकी संपत्तियों पर हमला करना निश्चित रूप से इन सक्षम ताकतों द्वारा बहुत गंभीर प्रतिक्रिया और सजा का कारण बनेगा। यूएई पर हमला ईरानियों को अपने लोगों से सख्त बातें कहने, ट्वीट करने और ये जताने का मौका देता है कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, जबकि हकीकत अलग है। अमेरिकियों के क्या कर रहे हैं, इस पर आखिरी बात। ये एक दिलचस्प ऑपरेशन है, एक दिलचस्प प्रस्तुति है। इसे एक रक्षात्मक ऑपरेशन कहा जा रहा है। उन्होंने अपनी व्याख्याओं में कभी कभी मानवीय शब्द भी इस्तेमाल किया, जिसे मैं भी सही मानता हूँ। ये उर्वरकों और खाली मालवाहकों को छोड़ने और छोड़े गए या ऐसे क्रू की मदद करने के बारे में है जिन्हें वास्तव में उस इलाके से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इसे मानवीय मिशन भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी अहमियत यह है कि अमेरिकी धीरे धीरे और निश्चित रूप से आर्थिक दबाव बनाए रखे हुए हैं, जिसमें परिणाम आने में समय लगता है। लेकिन फिर वे सैन्य कदम भी जोड़ रहे हैं जो प्रत्यक्ष सैन्य टकराव की दहलीज से नीचे हैं। ये प्रयास इस तरह से बनाए गए हैं कि ईरानियों पर और अधिक दबाव डाला जा सके, ताकि उन्हें समझौता करने के लिए मजबूर किया जा सके। इसका मकसद उन्हें फिर से लड़ाई में धकेलना नहीं है। मुझे लगता है कि अमेरिकियों को बस समझौता चाहिए, और एक अच्छा समझौता चाहिए, और वे ईरानियों पर कड़ा दबाव डालने के लिए और भी तरीके अपना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ईरान को समझदारी से काम लेना चाहिए। डैन पेरी, अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदा रणनीति पर आपकी राय? अमेरिकियों ने ईरानियों के झांसे को बेनकाब करने की कोशिश की है। ये मानना कि ईरान आर्थिक दबाव के प्रति असंवेदनशील है, हैरत अंगेज है, क्योंकि पूरी नाकाबंदी से उनकी 90% अर्थव्यवस्था बंद हो गई है। फिर भी वे इसका अच्छा दिखावा कर रहे हैं, और वे एक दूसरा झांसा को भी बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये है कि ईरानी अपने ठिकानों पर फिर से युद्ध और बमबारी शुरू होने और उनके नेताओं की संभावित हत्या की कोशिशों के प्रति भी उदासीन हैं। हम मान सकते हैं कि ये बातें सच नहीं हैं, लेकिन वे इसका अच्छा दिखावा करते हैं और कठिन और बेहद कुशल वार्ताकार माने जाते हैं। कौन जानता है, ऐसा हो सकता है कि अचानक 2 या 3 घंटे के भीतर हमें पता चले कि वाकई में कोई समझौता होने वाला है। लेकिन बुनियादी समस्या ये है कि मुझे लगता है ईरानियों को पश्चिम में हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य की नाकाबंदी से पैदा हुई दरारों के असर से हैरानी हुई है। ये हॉर्मुज़ का युद्ध बन गया है और इससे वे बहुत बहुत ज़्यादा बेखौफ हो गए हैं। वे अमेरिकियों या इजरायलियों को कुछ भी देने को तैयार नहीं हैं और परमाणु मुद्दे के अलावा किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते। परमाणु मुद्दे पर वे देने को तैयार नहीं हैं, हालांकि चर्चा संभव है। मुझे नहीं लगता अमेरिकी सिर्फ हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य खोलने के लिए युद्ध से पहले की स्थिति में लौट सकते हैं।
ट्रंप हर तरह से संदेश दे रहे हैं कि युद्ध फिर शुरू हो सकता है, लेकिन वे घरेलू समर्थकों को ज्यादा नाराज नहीं करना चाहते। और अगर ऐसा होता है तो इस बार ये 2 या 3 हफ्तों तक नियंत्रित रहेगा। और चिंता मत करो, ये फिर से 6 महीने जैसा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि वो उतनी खराब स्थिति में खेल रहे हैं जितना दिखता है, खासकर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में अमेरिकी गलती को देखते हुए, जिसे हमें मान लेना चाहिए कि हुई थी। यूरोपीय लोग थोड़े सतर्क हैं, सभी नहीं, शायद स्पेन में साचेज नहीं, लेकिन आप लगातार मार्क रूटे और यहां तक कि यूरोपीय संघ के अन्य लोगों की बातें सुनते हैं। रूटे, जो नेटो के प्रमुख हैं, कहते हैं कि हमने सुन लिया है, हमने अपना सबक सीख लिया है, हमें फिर से सोचने की जरूरत है, हम अपनी तरफ से और ज्यादा करेंगे। मुझे लगता है कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है और इस बार ईरान द्वारा बाकी दुनिया के खिलाफ, जो असल में एक युद्ध कार्रवाई है, यानी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को ब्लॉक करना, तो आप पश्चिम में एक अधिक एकजुट मोर्चा देखेंगे। शायद पूरी तरह एकजुट नहीं, पर अमेरिका पूरी तरह अकेला भी नहीं जाएगा। एक बड़ा फैसला है, मैं इसी पर खत्म करूंगा अमेरिकी पक्ष में। क्या वे तैयार हैं कि ईरानी शासन रहे? मान लीजिए कि ज़वाज़रीफ और फॉरेन अफेयर्स ने 1 महीना पहले जो समझौता पेश किया था, उसमें नागरिक परमाणु संवर्धन की बात थी, जो हकीकत में हर तरह की जांच पड़ताल और अन्य शर्तों के तहत उनके पास करने का अधिकार भी है। लेकिन आपको हमारी संपत्तियों को अनब्लॉक करना होगा, आपको हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम में शामिल होने देना होगा, संपत्तियों को फ्रीज करना बंद करना होगा, सभी प्रतिबंध खत्म करने होंगे। यानी शासन को जीवित रखो, समझौता करो, ईरानी विपक्ष व प्रदर्शनकारियों को धोखा दो। क्या अमेरिका इसके लिए तैयार है? जो एक संभावित तर्कसंगत समझौता लगता है, जो किसी अलग संक्षिप्त नाम के तहत JCPOA की पुनः शुरुआत है। क्या हम ईरानियों को हिजबुल्ला, हमास, हौथियों जैसे प्रॉक्सी संगठनों के साथ हमेशा की तरह काम करने देंगे? मैं वास्तव में उम्मीद करता हूं कि ऐसा न हो, लेकिन जो भी ऐसा नहीं चाहता उसे खुले युद्ध की पुनः शुरुआत का जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना होगा। और इसका मतलब है कि यहाँ स्टूडियो में मौजूद लोगों को कुछ समय के लिए, हर कुछ मिनट में शरण लेने के लिए भागना पड़ेगा। एरियल ओजरान, इस बारे में आपकी राय क्या है? और अभी IRGC की ताजा जानकारी। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि कोई इस अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को नहीं चुनौती देगा, लेकिन ईरानियों की अलग रणनीति है जो वे पेश करेंगे। जैसा कि डैन केन, जॉइंट चीफ्स स्टाफ के चेयरमैन ने ईरान के व्यवहार का वर्णन किया, वे इस समय तिनके का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि वे खुद को एक कोने में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। IRGC नेवल कमांड ने बयान जारी किया है, इसमें अब तक कुछ नया नहीं है, वे अपनी पुरानी रणनीति और बयानबाजी पर ही हैं। कहा गया है कि कोई भी जहाज जो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से उनकी अनुमति के बिना या उनके द्वारा निर्धारित सहमति मार्ग के अलावा किसी और रास्ते से गुजरेगा, उसे निशाना बनाया जाएगा। अब ये उस समय हो रहा है जब अमेरिकी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम इन ईरानी हमलों को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। अब तक हम देख रहे हैं कि अमेरिकी ऑपरेशन ज्यादा सफल साबित हो रहा है। आखिरकार ईरानी बंदरगाहों की इस लगातार नाकेबंदी के साथ ईरान के लिए, खासकर उसकी तेल इंडस्ट्री के लिए, समय तेजी से निकल रहा है। अगर वे कुछ नहीं करते, अगर वे यथास्थिति जैसी है वैसी ही बनाए रखते हैं, तो उनकी तेल इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अंत में उन्हें तेल कुएं बंद करने होंगे। कई बार तेल कुएं बंद करने पर दोबारा खोलना संभव नहीं होता। ऐसे में ईरान के पास या तो आत्मसमर्पण या हालात बिगाड़ने के विकल्प हैं। आत्मसमर्पण का मतलब होगा ट्रंप की मांगों को बातचीत में मान लेना। हालात को और गंभीर बनाना मतलब सैन्य अभियानों को फिर से शुरू करना होगा। फिर भी वे खुद को ऐसी स्थिति में पाएंगे जहां उनका तेल उद्योग ढह सकती है, इसलिए उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। और वे जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो है बिसात पर मोहरों की जगह बदलना। इसी वजह से हमने देखा कि उन्होंने UAE, ओमान पर हमले फिर से शुरू कर दिए। ट्रंप प्रशासन पर नाकाबंदी खत्म करने के लिए नया दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि वे गलत पक्षों पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि अगर वे सोच रहे हैं कि UAE पर हमला करने से वे ट्रंप से युद्ध रोकने के लिए कहेंगे, तो वे जो कर रहे हैं उसका उल्टा असर होगा। प्री-फ्री एक्शन। ठीक है, मैं सहमत हूं, UAE कमजोर करी लग सकता है, लेकिन असल में वे युद्ध जारी रखने की मांग में सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं, और शायद अब इसकी वजह से वे और भी ज्यादा सख्त रुख अपनाएंगे। मैं शतरंज की बिसात पर मोहरों के बारे में एक और बात कहने वाला था। ईरान में हत्याओं की लहर आई, लेकिन इससे और कट्टर नेतृत्व आ गया। अब सवाल है कि जिम्मेदारी किसकी है और युद्ध या बातचीत की कमान किसके पास है। IRGC में कट्टरपंथी हैं,
जिन्होंने चुपचाप तख्ता पलट कर दिया। संभवतः युद्ध के फिर से शुरू होने पर पूरी संभावना है कि उस पूरे समूह को हटाने की कोशिश की जाएगी, इस उम्मीद में कि ईरानी नेतृत्व की तीसरी पीढ़ी अपेक्षाकृत उदार होगी, जैसे कि ठीक है, जैसे पेजाशकियान जो राष्ट्रपति हैं मूल रूप से।